नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज एक बेहतर और बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरनेशनल न्यूज से संबंधित है। वह टॉपिक है कि मार्शल लॉ के संदर्भ में मार्शल लॉ क्या होता है। चूंकि यह चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि जो दक्षिण कोरिया है, जो कि एशिया में एक राष्ट्र है, देश है, वहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि दक्षिण कोरिया में वहाँ के सरकार के द्वारा मार्शल लॉ को लागू करने के संदर्भ में एक सिफारिशें जारी किया गया। फिर पुनः उसे सरकार के द्वारा ही फिर इस सिफारिशों को वापस ले लिया गया। तो आइए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मार्शल लॉ होता क्या है और वहाँ पे सरकार ने क्यों लगाया, क्यों वापस लिया, एवं उसके साथ साथ हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि मार्शल लॉ के संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं और भारतीय संविधान के कानून में क्या व्यवस्थाएं किए गए हैं और भारतीय संविधान में मार्शल लॉ को कैसे परिभाषित किया गया है। आइए देखने का प्रयास किया जाए। जैसा कि आपको हमने बताया कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया गया था, लेकिन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुकू एओल ने बुधवार तड़के आपातकालीन मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा कर दी, क्योंकि मार्शल लॉ एक आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इन्होंने वहां पर जब ये घोषणा किया है कि जब नेशनल असेंबली, आप देखेंगे कि नेशनल असेंबली द्वारा जब मार्शल लॉ को समाप्त करने के लिए यह घोषणा किया गया है, ठीक है, यह फैसला लिया गया। अब आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मार्शल लॉ क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पहलू यह है, व्हाट इज मार्शल लॉ। देखिए मार्शल लॉ किसी भी देश में, किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक न्यायिक व्यवस्था है। मार्शल लॉ जो है किसी भी देश में सरकार के द्वारा घोषित एक न्यायिक व्यवस्था है, न्याय के ही अधीन है। ठीक है, इसमें सैन्य बलों को, जो वहां की सैन्य फोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, सैन्य बलों को एक क्षेत्र पर शासन और नियंत्रण करने का एक अधिकार दिया जाता है। कोई ऐसा फील्ड होगा, कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो उस देश से संबंधित होगा, कोई भूभाग होगा, ठीक है, उस क्षेत्र पर शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। यह जरूरी नहीं होता है कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो, ठीक है, पूरे देश में भी लागू हो सकता है और उसके साथ साथ किसी एक भूभाग पे जिसका एक सीमित दायरा है, ठीक है, इसे देश के किसी भी छोटे हिस्से में भी लगाया जा सकता है। और आप देखेंगे कि इसे सैनिक कानून के रूप में जाना जाता है, जो मार्शल लॉ के संदर्भ में बताया गया है। यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के संविधान में मार्शल लॉ के बारे में क्या बताया गया, संविधान के किस भाग में, उसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में, जो कि एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, मौलिक अधिकार में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। ठीक है, हालांकि ये पूर्ण नहीं है, लेकिन इन पर जो है, जो मार्शल लॉ का एक प्रावधान है वो शामिल किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये बताया गया है कि अनुच्छेद 34 के तहत, जो आर्टिकल 34 है, अनुच्छेद 34 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर जो मौलिक अधिकारों पर एक प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान करता है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट के ही भाग में मार्शल लॉ का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, चूंकि मार्शल लॉ जो होता है
वह जब ऐसी स्थितियां बन जाएं, स्थिति युद्ध का हो, वार का एक मामला हो, प्रकरण हो, आक्रमण का एक मामला हो, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, मामले आंतरिक भी हो सकते हैं, मामले बाह्य भी हो सकते हैं, विद्रोह हो, बगावत हो, दंगा या कानून की किसी भी हिंसक, लेकिन देखिए मार्शल लॉ को जो हमारे देश में हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल की बात तो किया, लेकिन आप देखेंगे कि एक्सटर्नल केसेस में जो बाह्य मामले हैं, चाहे वो हिंसा से संबंधित हो, चाहे वो आक्रमण से संबंधित हो, चाहे दंगा या कुछ ऐसे मामले हो, तो वहां पे राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। देखिए मार्शल लॉ भी एक आपातकालीन व्यवस्था के तहत ही प्रोविजन है, लेकिन क्या है, जैसे चूंकि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति की एक शक्तियां हैं, आप देखते हैं कि राष्ट्रपति सैन्य बलों का एक कमांडर होता है, ठीक है, तो उसी के अनुरूप यहाँ पे जो इंटरनल मामले होते हैं देश में, ठीक है, उसके संदर्भ में ऐसी जब असाधारण परिस्थितियां हो जाए तो उसके संदर्भ में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को, समाज को बनाए रखने के लिए, या व्यवस्था जो एक व्यवस्था में असंगति आ गया है, विसंगतियां आ गई है, उस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सैन्य बल के द्वारा उसे बहाल किया जाता है इस मार्शल लॉ को लागू करके, ठीक है। चूंकि जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो सैन्य अधिकारियों को असामान्य शक्तियां प्राप्त हो जाती है। यहाँ असामान्य शक्तियों का मतलब ये है कि एक बेहद, क्योंकि उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था में विसंगतियां हो गई हैं, उस विसंगति को दूर करने के लिए एक पूरी शक्ति मिल जाती है, ठीक है, सेना को। तो असल में देखिए मामला क्या है, जो दक्षिण कोरिया है, मैं बात कर रहा हूं साउथ कोरिया की। अब दक्षिण कोरिया का थोड़ा सा मैं भौगोलिक ज्योग्राफी जो इसका है, एक भौगोलिक परिवेश क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लें, फिर पूरे मामले को, क्या मामला वहां पे ऐसा उठा कि सरकार को, वहां के राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लगाने की जरूरत पड़ गई, उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए आप जब बात करेंगे वर्ल्ड मैप पर, तो आप देखेंगे कि जो आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, जो उत्तरी जो है आपका एक महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर है। जब उत्तरी प्रशांत महासागर में आप देखेंगे कि ये जो जापान है ना, जापान के ही आप देखेंगे वेस्ट में, पश्चिम में, ये जो आपको भूभाग दिख रहा ना, दो पार्टों में बटा हुआ, एक आपको नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया के नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, ये जो है वर्ल्ड मैप पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो भाग है। अब हम लोग बात करते हैं, ये आप देखेंगे तो एशिया जो एक कॉन्टिनेंट है, उसी का एक भूभाग है। आप देखेंगे कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, एशिया कॉन्टिनेंट का ही भूभाग है, ठीक है, एशिया का, पूर्व एशिया का एक भूभाग है, चाहे नॉर्थ कोरिया हो या साउथ कोरिया हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी जो राजधानी है वो सियोल है, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है। ये आप देख लिए, ये तो वर्ल्ड मैप में आपको हमने बताया, यहां पे भी आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका साउथ कोरिया है, ठीक है, जो एशिया कॉन्टिनेंट का ही पूर्वी विस्तार है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो जापान है, जापान के आपको वेस्ट में साउथ कोरिया देखने को मिलता है, ठीक है, वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। अब आइए हम लोग एक भौगोलिक परिचय के रूप में जानने का प्रयास करते हैं, ये जो साउथ कोरिया देश है। देखिए दक्षिण कोरिया जो है पूर्वी एशिया में स्थित, मैंने आपको बताया कि ईस्ट एशिया का पार्ट है, पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है
जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घेरे हुए, जो कोरियाई प्रायद्वीप है ना, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो जो एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, एशिया का एक पूर्वी भाग जो एक कॉन्टिनेंट है, पूरी एशिया एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। अब उस महाद्वीप का एक जो भाग है, जो कोरियाई प्रायद्वीप है, असल में वो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए उसे एक प्रायद्वीप के रूप में हम कोरियाई प्रायद्वीप के रूप में जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आप जानते हैं कि जो साउथ कोरिया है, ये शांत सुबह की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस देश के पश्चिम में आपको हमने बताया कि पश्चिम में आप देखेंगे कि चाइना है। ठीक है, वेस्ट में चाइना है, फिर आप देखेंगे कि पूर्व में जापान है, और उत्तर में आपको हमने बताया कि उत्तर कोरिया स्थित है। एक बार फिर से मैं मैप में आपको दिखा दूं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे चीजों को कि इसके पश्चिम में ये जो है, ठीक है, इसके पश्चिम में आप देखेंगे कि चाइना है। ठीक है, पूर्व में आप देख रहे हैं जापान है, और उत्तर में उत्तर कोरिया है। ठीक है, ये भाग जो है पूरी तरीके से ऐसे देशों के द्वारा विभाजित है। ठीक, यहां पे जो एक बात बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है वो सियोल है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है, और एक प्रमुख वैश्विक नगर भी है। एक प्रमुख जो है वैश्विक नगर भी है। यहाँ की आधिकारिक भाषा कोरियाई है, जो हंगुल और हंजा दोनों लिपियों में लिखी जाती है, और यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा वान है। असल में जो ये फैक्ट है ना, ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा हो, चाहे उस देश की राजधानी हो। ठीक है, अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उत्तर कोरिया इस देश की सीमा से लगता एकमात्र देश है। उत्तर कोरिया, अन्य तो नहीं लग रहे हैं। उत्तर कोरिया से आपको चाइना जुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन उत्तर कोरिया इस देश की सीमा से लगता हुआ एकमात्र देश है जिसकी दक्षिण कोरिया के साथ लगभग 238, ठीक है, किलोमीटर लंबी सीमा है। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों देशों में तनातनी, चाहे सैनिक हो, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद बना ही हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो जो कोरिया में, दक्षिण कोरिया में जो एक मामला शुरू हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से। देखो, असल में आपको मैं बताऊं तो पिछले साल की बात है। ठीक है, पिछले साल की बात थी कि कोरिया में जो है एक नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ था। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि इस चुनाव में विपक्ष को भारी जनादेश मिला था। ठीक है, और जिसके कारण वहाँ पे वर्तमान में जो सरकार था, जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो इस पूरे मामले को थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए कि मामला क्या है। ये चित्र है, देखिए, इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे जो पार्टियां हैं, जैसे मुख्य विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, डीपी, जो विजयी हुआ था और जिसने नेशनल असेंबली में लगभग 300 सीटें जीता था। ठीक है, और उसमें से ये जो सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी है, ठीक है, इसको भी लगभग जो है 108 सीटें मिला है। ठीक है, तो इसने 300 सीटों में से 175 सीटें तो आपको मिला है डेमोक्रेटिक पार्टी को, और ये पिछले साल की बात थी। और इसमें जो आपका सत्तारूढ़ पार्टी है, जो पीपुल्स पावर पार्टी है, जिसके राष्ट्रपति हैं, इनको लगभग 108 सीटें मिला था। ठीक है, तो यहाँ सत्ता की एक राजनीतिक लड़ाई के चक्कर में ऐसा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास सीट ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऐसे मामलों का वो प्रयोग किए हैं, ऐसे शक्तियों को प्रयोग किए हैं, जिसे जानने की जरूरत है।
तो इस प्रकार जैसा कि आपको हमने बताया कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति यून, ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ विचार लाया कि इनके पास जो शक्ति है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो कानून को पारित करने के संदर्भ में, जो विधेयकों को पारित करने के संदर्भ में जो उस पे वीटो लगाने का एक अधिकार है वो मिल जाए इनके पास, ठीक है। तो ऐसे संदर्भ में अपने देश में ये मार्शल लॉ लागू करने का प्रावधान किए, लेकिन बहुमत जो है, मेजॉरिटी जो है वो नेशनल असेंबली में मुख्य विपक्षी पार्टी के पास है। तो देश में एक बड़े पैमाने पर दंगा फसाद होना शुरू हो गया। और जब दंगा फसाद होना शुरू हो गया तो फिर राष्ट्रपति को लगा कि हमारे पास तो मेजॉरिटी है नहीं, तो जब मेजॉरिटी नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, जिसके चक्कर में इन्होंने अपनी जो मार्शल लॉ को लागू करने की जो एक व्यवस्था थी, जो एक विचार था, उसको वापस ले लिया, ठीक है। बस ये बात रहा है। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बात है कि विपक्ष का ऐसा कहना है कि मार्शल लॉ लगाकर राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं वो महाभियोग से भी बचना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि देश के बहुत सारे देश के संविधान में राष्ट्रपति को महाभियोग जैसे प्रस्ताव को भी देखना पड़ता है, और महाभियोग के प्रस्ताव के माध्यम से अगर राष्ट्रपति के पास कार्यों के दायित्वों का सही से निर्वहन करने की शक्ति नहीं है तो उनको पद से हटा दिया जाता है। और पूरी तरीके से नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी भी था, बहुमत था भी कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें ये निकल के आ रहा है कि किम जोंग से डराकर तानाशाही की राह पर थे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। देखिए, तानाशाही का मतलब क्या है यहाँ पे। तानाशाही जैसे किम जोंग है वो पूरी तरीके से तानाशाह हैं, तो ये भी चाह रहे थे, मेजोरिटी तो इनके पास था नहीं, बहुमत तो था नहीं सरकार में, अगर महाभियोग पास हो जाता तो इनको राष्ट्रपति पद से हटना पड़ता। तो ऐसे संदर्भ में भी यह एक तानाशाही विचारधारा, तानाशाही रवैया को अपनाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि नेशनल असेंबली में जो वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनके पास जो बहुमत का आंकड़ा था वो ज्यादा था, ठीक है। इस वजह से इनको मार्शल लॉ की जो कानून है, जो इनके अंदर एक विचारधारा का निर्माण हुआ था, उनको वापस लेना पड़ा। जय हिंद।